तो इमाइल दुर्खीम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य के रूप में समाज में उत्पन्न होने वाली एकता को बताया है। अब उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिन समाजों में श्रम विभाजन होता है उन्हीं में ही एकता होती है। एकता उनमें भी होती है जिनमें श्रम विभाजन नहीं होता है, अर्थात सरल समाजों में। बल्कि जो सरल समाज होते हैं उनमें एकता और ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन वो जो एकता होती है वो यांत्रिक एकता होती है, और श्रम विभाजन पाए जाने वाले समाजों में जो एकता होती है वो सावयवी एकता होती है। तो इस प्रकार से दुर्खीम के अनुसार दो प्रकार की समाज में एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता। जो प्रारंभिक समाज है, सरल समाज है, या जनजातीय समाज है, आदिम समाज है, या हम उनको ग्रामीण समाज कह सकते हैं या परंपरागत समाज कहते हैं, उनमें जो एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता पाई जाती है। अर्थात सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे क्या है कि वो सभी एक सांचे में ढले हुए हो, एक मशीन से उत्पन्न हुए हो, उनके सारे लोगों के कार्य एक समान होते हैं। सभी लोग क्या है कि सामूहिक चेतना से दृढ़ रूप से जुड़े हुए होते हैं। सब लोग क्या है कि एक ही प्रकार की आस्था रखते हैं, सब लोग कार्य करने का एक ही तरीका रखते हैं, और प्राय सभी लोग सभी प्रकार का कार्य करते हैं। ऐसे एकता को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता कहा है। लेकिन जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, समाजों का आकार बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करना पड़ता है, विशाल पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है, तो श्रम विभाजन आवश्यक होता है। तो जब श्रम विभाजन होता है समाज के अंतर्गत, तो नए नए समूहों का निर्माण तो होता है, लेकिन उनमें परस्पर आपस में अंतर्निर्भरता के कारण दूसरी प्रकार की एकता उत्पन्न हो जाती है, वो होती है सावयवी एकता। जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत अलग अलग अंग होते हैं, और उन अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य है, लेकिन फिर भी वो सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से सहयोग प्राप्त करते हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए उसे हम ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी अर्थात सावयवी एकता कहते हैं। इसलिए आधुनिक जटिल औद्योगिक नगरीय समाजों में जो एकता पाई जाती है उसको दुर्खीम ने ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी अर्थात सावयवी एकता कहा है। तो इस प्रकार से दुर्खीम ने सामाजिक एकता के आधार पर दो प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किया है, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और सावयवी एकता पर आधारित समाज। तो सबसे पहले हम यांत्रिक एकता पर आधारित समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज जो आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा जिनमें परंपराओं एवं अंधविश्वासों प्रथाओं का बहुत अधिक कड़ाई से पालन किया जाता है, जिनमें श्रम विभाजन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है या नाम मात्र का पाया जाता है, ऐसे समाज यांत्रिक एकता वाले समाज कहलाते हैं। उसके बाद में दुर्खीम ने यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है समानता पर आधारित समाज। अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो एकता उत्पन्न होती है वो समरूपता अर्थात समानता के आधार पर होती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसा समान व्यवहार करते हैं, सभी लोग एक जैसा समान कार्य करते हैं, सभी लोग समान प्रकार से प्रथाओं का पालन करते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं, अंधविश्वासों का पालन करते हैं, धर्म का बहुत अधिक महत्व पाया जाता है। इसलिए सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे क्या है कि वो एक ही यंत्र की उपज हो। ऐसे समाजों को दुर्खीम ने यांत्रिक एकता वाले समाज कहा है। इसलिए यांत्रिक एकता की वाले समाजों की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो है समानता पर आधारित समाज। और इस प्रकार के समाजों में जो समाज होता है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए दुर्खीम ने कहा है सोसाइटी इज़ द गॉड फॉर मैन, अर्थात समाज मानवों के लिए ईश्वर होता है, समाज के खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। और जो यांत्रिक एकता वाले समाजों में कोई भी व्यक्ति अगर समाज के खिलाफ जाता है तो उसे बहुत ही कड़ा दंड दिया जाता है। तो समाज सर्वोपरि है, यह भी क्या है कि यांत्रिक एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। सामूहिक चेतना का प्रभाव भी यांत्रिक एकता वाले समाजों में अधिक देखा जाता है। अर्थात व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चेतना कुछ होती ही नहीं है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में विलोपित हो जाती है। व्यक्ति अलग से कुछ सोचता ही नहीं है, जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा ही वो सोचता है, जैसा सब लोग करते हैं वैसा ही वो करता है। अर्थात
यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभाव बहुत अधिक होता है। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना पर इतनी अधिक प्रबल हो जाती है कि धीरे धीरे व्यक्तिगत चेतना यांत्रिक एकता वाले समाजों में लुप्त हो जाती है। अर्थात व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व सामूहिक चेतना के अंतर्गत विलीन हो जाता है और इस प्रकार के समाजों में दमनकारी कानूनों का प्रभाव होता है। अर्थात इस तरह के समाजों में अपराधी को या समाज के खिलाफ कार्य करने वाले को या जो व्यक्ति समाज के विपरीत व्यवहार करता है उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि उससे बदला लिया जाता है। दमनकारी कानून जो होते हैं वो इस प्रकार के कानून होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति से उसके द्वारा किए जाने वाले अपराध का बदला लिया जाता है। अर्थात दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के आँख फोड़ दी है तो उस व्यक्ति की भी आँख फोड़ दी जाती है। किसी व्यक्ति ने किसी का दांत तोड़ दिया तो उसका भी दांत तोड़ दिया जाता है, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ तोड़ दिया तो उसका भी हाथ तोड़ दिया जाता है, या किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी है तो संपूर्ण समाज के द्वारा उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार के जो कानून होते हैं वो दमनकारी कानून होते हैं, और इस प्रकार के जो कानून होते हैं वो जंगली समाजों में या आदिम समाजों में या सरल समाजों में पाया जाता है, अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाजों में पाया जाता है। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर दमनकारी कानूनों का प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। पांचवी जो विशेषता है यांत्रिक एकता वाले समाजों की वो है नैतिकता। अर्थात इस प्रकार के समाजों में नैतिकता का स्तर बहुत उच्च होता है। जो कुछ सामाजिक है, जो कुछ राजनीतिक है, जो कुछ आर्थिक है, वो नैतिक भी है। अर्थात सारे कार्य समाज की दृष्टि में उचित होने चाहिए, वह कार्य नैतिक कहलाते हैं। और नैतिकता का प्रभाव यांत्रिक एकता वाले समाजों में बहुत अधिक होता है। साथ में ही जो यांत्रिक एकता वाले समाजों का राजनीतिक जीवन होता है वो राजनीतिक जीवन भी बिल्कुल ही प्रारंभिक स्तर का होता है। अर्थात नातेदारी संबंधों पर आधारित व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था होती है। अर्थात नातेदारी संबंधों के अंतर्गत जिस व्यक्ति का पद सबसे ऊंचा होता है राजनीतिक नेतृत्व प्राय वही व्यक्ति करता है। उस व्यक्ति के समाप्त होने के बाद में या मृत्यु के बाद में उसका जो भाई होता है या उसका पुत्र होता है या उसकी पत्नी होती है वो फिर उस समाज का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व करता है। तो राजनीतिक जीवन भी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है जो नातेदारी संबंधों के द्वारा परिभाषित होता है। और यांत्रिक एकता वाले समाजों का जो आर्थिक संगठन होता है वो भी सरल प्रकार का होता है। अर्थात उनकी उत्पादन प्रणाली संग्रह पर आधारित नहीं होती है बल्कि भरण पोषण पर आधारित होती है। रोज़ाना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोज़ाना वो शिकार या जंगल के कंद मूल फल इत्यादि संकलित करते हैं, और उनका जो वितरण होता है वो भी नातेदारी संबंधों पर आधारित होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का सामाजिक पद सबसे ऊंचा होता है उसे सबसे अधिक प्राप्त होता है, और जिसका सबसे निम्न होता है उसको सबसे कम प्राप्त होता है। और जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर निजी अधिकार नहीं होता है बल्कि वो संपूर्ण समूह की विरासत होती है। संपूर्ण समूह उन उत्पादन के साधनों को कार्य करते हैं, काम में लेते हैं। जैसे शिकार के हथियार है, मछली पकड़ने का जाल है या तीर कमान है, ये जो हथियार है या ये जो सारे के सारे साधन हैं ये सामूहिक संपत्ति के रूप में माने जाते हैं, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार का आर्थिक संगठन भी यांत्रिक एकता वाले समाजों की एक प्रमुख विशेषता है। फिर है धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन भी जो पाया जाता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में वो संपूर्ण समाज की गतिविधियों के साथ में बहुत ही स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ होता है। चाहे किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्य हो उसमें भी धार्मिक संगठन जुड़ा हुआ रहेगा। धार्मिक कार्य की जादुई एवं धार्मिक कार्य किए जाएंगे, या किसी भी प्रकार का उत्पादन होगा, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाएंगे या शिकार करने के लिए जंगल में जाएंगे तो पहले कोई न कोई जादुई एवं धार्मिक क्रियाएं होंगी ताकि क्या है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हो सके या समुद्र की लहरों से बचाव हो सके।
और उसी प्रकार से कोई भी जब राजनीतिक संगठन के द्वारा गतिविधि की जाती है या कोई फैसला लिया जाता है, उससे पहले भी जादुई एवं धार्मिक क्रियाएं की जाती है। तो धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो यांत्रिक एकता वाले समाजों में मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। और नवी जो विशेषता है यांत्रिक एकता वाले समाजों की, वो है एकता की स्थिति। अर्थात यांत्रिक एकता वाले समाजों में जो सामाजिक एकता है वो बहुत ही दृढ़ प्रकार की पाई जाती है। मजबूती के साथ में व्यक्ति संपूर्ण समूह के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। समूह से पृथक उसकी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं होती है, बल्कि समूह की स्थिति में ही उसकी स्थिति स्वयं की जो व्यक्तित्व है वो विलीन हो जाता है। तो एकता की स्थिति बहुत ही दृढ़ प्रकार की यांत्रिक एकता वाले समाजों में पाई जाती है। और जनसंख्या का स्वरूप भी यांत्रिक एकता वाले समाजों में इस प्रकार का पाया जाता है कि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा होता है और उसका घनत्व भी बहुत कम पाया जाता है। अर्थात उनके मकान या घर या झोंपड़ियाँ जो होती है वो बहुत दूर दूर होती है, अर्थात उनमें जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। विशेष प्रकार के आयोजनों में या कोई भी सामाजिक गतिविधि में एकत्रित होने के लिए उनको क्या है कि किसी विशेष प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से या आवाज़ के माध्यम से एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का आकार बहुत ही सीमित होता है। और श्रम विभाजन की स्थिति तो बिल्कुल नाम मात्र की होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, केवल लिंग एवं आयु के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं इमाइल दुर्खीम के अनुसार। तो